हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है, आशा है कि सब आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और मस्त रहिए, फुल एनर्जेटिक के साथ पढ़ते रहिए। और आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंजर ट्यूटोरियल। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी चैप्टर 4। और चैप्टर का नाम है मानव सॉरी चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। ठीक है। और इससे पहले हम लोग इस चैप्टर को थ्योरी क्लास कर चुके हैं। और जो और इस थोड़ा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर चुके थे। और जो बचा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और जो लोग अभी तक बायोलॉजी का नोट्स नहीं लिए हैं या लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स जो है चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स है। क्या है? नोट्स जो है चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स है। और नोट्स का प्राइस 199 है। और लेने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्रकृति विधि नहीं है? यह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड? इसमें से हमको देखना है कि कौन सा मेथड ऐसा है, कौन सा तरीका ऐसा है कि बर्थ का यानी कि जन्म का नेचुरल मेथड नहीं है। तो नेचुरल मेथड कौन सा नहीं है बच्चों? वो कौन सा है बर्थ कंट्रोल का? कि सबसे पहले क्या था, यानी कि बाहम स्खलन, विड्रॉल, ये भी क्या था? नेचुरल था। इसमें भी क्या कर रहे थे? संभोग करने यानी कि संभोग करते समय जब वीर्य बाहर निकलना होता था, तो हम लोग पेनिस को वेदना से बाहर निकाल करके बाहर फेंक देते। तो ये भी क्या था? नेचुरल तरीका था। ठीक है। उसके बाद सेफ पीरियड। सेफ पीरियड का मीनिंग क्या? यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमसी। तो इस चीज को हम लोग देख रहे थे कि कितना दिन में ओव्यूलेशन होता था, कितना दिन में अंडोत्सर्ग होता था। तो वो होता था कब बच्चों? 13 से 16 दिन के अंदर, है ना? यानी कि 13 से 16 दिन के अंदर। इस दिन में क्या होता था? किसी भी दिन ओव्यूलेशन होता था, तो उस दिन हम लोग क्या करते? सेक्स नहीं करते। अगर अगर उस दिन अगर दंपति क्या करेगा? सेक्स नहीं करेगा, तो क्या होगा? उसमें संभोग नहीं करेगा, तो प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो ये भी क्या है? ये भी जो है एक नेचुरल तरीका है। उसके बाद क्या है? वेसेक्टोमी। इस मेथड में क्या करता है कि वेसेक्टोमी इसको चीर फाड़ करके यानी कि डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन करके यानी कि क्या करते हैं? वेस वास रेफरेंस को कट लगाता है। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल तरीका है। ये क्या है? मानव निर्मित तरीका है। ये क्या है? मानव निर्मित तरीका है। उसके बाद चलते हैं स्तनपान, यानी कि जब तक मदर बेबी को दूध पिलाती रहेगी लगभग 6 महीना तक, तो क्या होगा? उसमें से ओव्यूलेशन प्रक्रिया नहीं होगा। तो जिससे भी क्या होगा? यानी कि बेबी बर्थ नहीं होगा। तो ये भी क्या है? नेचुरल मेथड है। लेकिन सिर्फ यहाँ जो वेसेक्टोमी है, वही क्या है? एक आर्टिफिशियल मेथड है। तो उसी से हम लोग क्या करेंगे कि यानी कि वेसेक्टोमी जो है एक नेचुरल तरीका नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? देखो बच्चों, रेट्रोवायरस जो होता है वो ओनली किसमें होता है? एड्स द्वारा होता है। किसमें होता है? एड्स। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक ये जो है मेलिस होगा, उसके बाद ट्राइकोमोनियास यानी कि सिफिलिस, ये सब जो होगा वायरस और बैक्टीरियल डिजीज है। लेकिन ये है, लेकिन ये जो एड्स भी वायरस डिजीज है। लेकिन वो जो मैंने यहाँ जो बता रहा है रेट्रोवायरस, तो रेट्रोवायरस जो है ओनली कौन होगा? एड्स में ही होता है। किसमें होता है? एड्स में होता है। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन वाज द फैमिली प्लानिंग व्हेन वाज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स स्टार्टेड इन इंडिया? यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ? परिवार नियोजन यानी कि नियोजन था कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ? वो शुरू हुआ था बच्चों कब? 1991 में। कब शुरू हुआ था? 1991 में। कब? 1991 में। ठीक है। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है क्या जनसंख्या पर निबंध किसने लिखा था? हु राइट द एशे ऑन पॉपुलेशन? यानी कि पॉपुलेशन पर निबंध किसने लिखा था? बच्चों, उस इंसान का नाम था थॉमस रॉबर्ट मैल्थस। क्या नाम था? थॉमस रॉबर्ट मैल्थस। क्या नाम था बच्चों? थॉमस
रॉबर्ट, है ना, मैल्थस। क्या नाम था? थॉमस रॉबर्ट मैल्थस। तो यहाँ जो हम लोग का क्या दिया, मैल्थस दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। यानी कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने ही क्या किया था? पॉपुलेशन पर निबंध लिखा था। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करने हेतु शल्य क्रिया पोषण वृष्ण अंडाशय हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में क्या? द सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब मेल और फीमेल का यानी कि शल्य क्रिया द्वारा यानी कि ट्यूबेक्टमी और वेसेक्टमी कराएंगे तो हम लोग को क्या बोलेंगे उसको? तो उस चीज को बोलते हैं क्या बच्चों? बंध्याकरण बोलते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंध्याकरण बोलते हैं, कैस्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंध्याकरण बोलते हैं, कैस्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये क्या ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। ड्यू टू हाई डेथ रेट रैपिड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। क्या करता है? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या के तीव्रता ह्रास को क्या कहलाता है? तो इसमें बच्चों क्या होगा कि जनसंख्या जो होगा ना वो क्या होगा? घटेगा। उसमें क्या होगा? जनसंख्या घटेगा। जब पॉपुलेशन का मृत्यु रेट हाई होगा, डेथ रेट अधिक होगा, मरने की संख्या अधिक होगा, तो पॉपुलेशन क्या होगा? कम होगा। तो इसीलिए क्या होगा? पॉपुलेशन डिक्लाइन। क्या होगा बच्चों? पॉपुलेशन डिक्लाइन। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। यानी कि जब जब जनसंख्या के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहलाएंगे? जैसे अगर जीव के बारे में अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, है ना। जब सेल के बारे में जब जब सेल के बारे में अध्ययन करते हैं तो क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो उसी तरह जब जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? उसको बोलेंगे जननांकी डेमोग्राफी। क्या बोलेंगे? जननांकी डेमोग्राफी। और ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि मॉर्निंग आफ्टर पिल्स गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे डैश घंटा के अंदर लिया जाता है ना। प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंट बाय मॉर्निंग आफ्टर पिल्स टेकिन विद इन डैश आवर्स। यानी कि कितने आवर्स के अंदर एक पिल्स लिया जाए कि प्रेग्नेंट को रोका जा सकता है, गर्भधारण को रोका जा सकता है। वह बच्चों कब? वो है 72 घंटा के अंदर। वो कब? 72 घंटा के अंदर। और उसका नाम है अनवांटेड 72। क्या नाम है? उसका नाम है अनवांटेड 72। और इसी टेबलेट को लिया जाता है 72 घंटा के अंदर। इससे क्या होता है? ओव्यूलेशन की प्रक्रिया रुक जाती है ना। इससे क्या होता है? ओव्यूलेशन की प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे क्या होगा? गर्भधारण नहीं होगा। तो क्या होगा? 72 घंटा का ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है भ्रूण जांच की कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? विच पेरेंटल डायग्नोस्टिक मेथड विच पेरेंटल डायग्नोस्टिक मेथड इज मोस्ट मिसयूज। यानी कि वो कौन सा जांच है, भ्रूण जांच है, जो उसका बिल्कुल गलत इस्तेमाल करते हैं, जो उसका क्या करते हैं? गलत इस्तेमाल करते हैं। वो बच्चों वो जांच है क्या? एमनियोसेंटेसिस। क्या नाम है? एमनियोसेंटेसिस। वो क्या है? इस ये क्या आता है? वो क्या आता है? जब बेबी गर्भ बनाता है तो उसमें फ्लूइड बनता है, कैविटी बनता है। उस कैविटी का नाम है एमनियोटिक कैविटी। और उस कैविटी में जो द्रव रहता है उस द्रव का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, उसी फ्लूइड को निकाल करके जब जांच करते हैं तो उससे भ्रूण का पता लग जाता है। ठीक है, तो इससे और भी कुछ बीमारी का भी पता लगता है, लेकिन इसका लोग क्या करते हैं? गलत मिसयूज करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एमटीपी
एक्ट सर्वप्रथम भारत में कब लागू हुआ था? व्हेन वाज एमटीपी एक्ट फर्स्ट व्हेन वाज एमटीपी एक्ट फर्स्ट इम्प्लांटेड इन इंडिया? यानी कि भारत में एमटीपी सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? वो हुआ था बच्चों कब? 1971 में। वो कब हुआ था? 1971 में लागू हुआ था पहली बार। कब बच्चों? 1971 में। कब लागू हुआ था? वो 1971 में लागू हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आर्टीमिनिन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है ना? आर्टीमिनिन एंटीजन जो है वो किस आर्टीमिनिन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? विच डिजीज इज डिटेक्टेड बाय आर्टीमिनिन? विच डिजीज इज डिटेक्टेड बाय आर्टीमिनिन एंटीजन टेस्ट? तो आर्टीमिनिन एंटीजन टेस्ट करके किस बीमारी का हम लोग पता लगाते हैं? तो उस बीमारी का नाम है बच्चों, वो क्या है? मलेरिया। वो क्या बच्चों? मलेरिया। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एड्स के लिए सबसे सही ड्रग्स है ना? द मोस्ट सुइटेबल ड्रग फॉर एड्स। तो एड्स के लिए कौन सा ड्रग है? वो है जीडोविडिन। जीडोविडिन वो क्या बच्चों? जीडोविडिन। तो जीडोविडिन ड्रग जो है वो क्या करता है? एचआईवी के वायरस के वृद्धि को, ग्रोथ को वो रोक देता है। क्या करता है? एचआईवी के वायरस के वृद्धि के ग्रोथ या वृद्धि को या फिर ग्रोथ क्या करता है? वो रोक देता है। तो दवाई कौन सा होगा? जीडोविडिन। जीडोविडिन ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि कैंडिडाइसिस का कारण है। कैंस काउज ऑफ कैंडिडाइसिस इज काउज ऑफ कैंडिडाइसिस इज है ना? तो कैंडिडाइसिस जो है ये क्या है? एक फंगस है। ये क्या है बच्चों? एक फंगस है। क्या है बच्चों? एक फंगस है। और यहाँ क्या है? ओनली ऑप्शन नंबर बी में देखो क्या है? वेजाइनल ईस्ट। क्या है? वेजाइनल ईस्ट कैंडिडा। कैंडिडा क्या है? वेजाइनल ईस्ट कैंडिडा। तो इसीलिए क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। तो कहाँ होगा ये? योनी ईस्ट कैंडिडा। कहाँ होगा? योनी ईस्ट कैंडिडा में। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है ना? मोस्ट सुइटेबल टेस्ट फॉर सिफिलिस। मोस्ट सुइटेबल फॉर मोस्ट सुइटेबल टेस्ट फॉर सिफिलिस। सिफिलिस के सबसे अच्छा जांच कौन सा है? वो कौन सा बच्चों? VDRL यानी कि क्या होगा? वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी ये कहाँ बच्चों? ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। इसीलिए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सिफिलिस के लिए जांच कौन सा बच्चों? VDRL वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन किस जांच के लिए उपयुक्त होता है बच्चों? तो पॉलीमेरेज चेन जो है वो कौन होगा? ओनली डीएनए आरएनए के लिए इस्तेमाल होता है। ये किस पॉलीमेरेज चेन पीसीआर चेन जो है वो इस्तेमाल किस में होता है? ओनली डीएनए आरएनए में। तो डीएनए आरएनए वाला बीमारी जो होगा वो क्या बोलेंगे उसको? जेनेटिक डिसऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? जेनेटिक डिजीज बोलेंगे, अनुवांशिकी बीमारी बोलेंगे, या उसको बोल सकते हैं खानदानी बीमारी। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? खानदानी बीमारी। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है। अगर यहाँ देखें मलेरिया ये भी क्या है? प्रोटोजोआ बीमारी, खेसरा वायरस है ना, चिकन पॉक्स ये भी क्या होगा? चेचक ये भी क्या होगा? वायरस से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजुआ से। और उसके बाद खसरा किससे होता है? वायरस से। चेचक भी किससे होता है? वायरस से। तो इसलिए क्या होगा? यह जेनेटिक डिसऑर्डर में होता है। पीसीआर किस में होता है बच्चों? जेनेटिक डिसऑर्डर में। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज इसका करेक्ट आंसर।
पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, इसमें होगा जेनेटिक डिसऑर्डर में होगा, जेनेटिकल डिजीज में होगा। ठीक है, चलते उसको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, गोनेरिया क्या है? तो गोनेरिया बच्चों वो क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? गोनेरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। व्हाट इज गोनेरिया? व्हाट इज गोनेरिया? व्हाट इज गोनेरिया? गोनेरिया क्या है बच्चों? एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये कहाँ ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर ए ये जिसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि इन्हें प्रयोग किया जाता है। वही है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इन टेकन विद इन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ टेकन विद इन, है ना, विद इन। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो होगा वो कितने घंटा के अंदर लिया जाता है कि वो कारगर होता है? तो वो जो लिया था बच्चों कितना घंटे के अंदर? 72 घंटा के अंदर। और अभी बताया उस दवाई का नाम क्या है? अनवांटेड 72। क्या नाम है? अनवांटेड 72। क्या नाम है? अनवांटेड 72। तो कितना होगा बच्चों? 72 घंटा। और 72 घंटा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गिफ्ट पर विधि के संबंध में सत्य कथन है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गिफ्ट मेथड इज, है ना। तो गिफ्ट के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? तो गिफ्ट में होता क्या है बच्चों? गिफ्ट में ना ये होता क्या है कि बाहर शरीर के बाहर लैब में अंडाणु और शुक्राणु को मिलाया जाता है, निषेचन कराया जाता है ना। शरीर के बाहर इस बीकर में क्या करेंगे? अंडाणु को मिलाएंगे और शुक्राणु को मिलाएंगे। मिलाने के बाद फिर क्या करेंगे? इसको, इसमें जो इम्ब्राय बनेगा, भ्रूण बनेगा, उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। क्या करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। तो यहाँ अगर ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, अंडाणु और शुक्राणु को लैब में मिलाकर भ्रूण बनाया जाता है और गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? गर्भाशय में बोल रहा है, इसलिए नहीं होगा। लेकिन फिर क्या करा? अंडाणु शुक्राणु को लैब में मिलाकर भ्रूण बनाया जाता है और फैलोपियन नली में डाला जाता है। तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लैब में क्या करते हैं? शुक्राणु और अंडाणु को मिला करके भ्रूण बनाते हैं, फिर उस भ्रूण को कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण करते हैं। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है? डायफ्राम महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली गर्भ निरोधक उपयुक्ति है, नीचे दिए गए कथनों का विकल्प चुनिए। डायफ्राम इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय वोमेन। ठीक है, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि डायफ्राम जो है फीमेल के द्वारा उपयोग की जाने वाला एक डिवाइस है, उसके लिए सबसे अच्छा सही सेंटेंस कौन सा है? तो डायफ्राम करता क्या है? डायफ्राम, है ना, वो सर्विक्स को कवर करता है। तो क्या करता है बच्चों? सर्विक्स को कवर करता है। जिस तरह से हम लोग ये पढ़े थे, इस तरह से, है ना। ये इतना तो ये क्या सर्विक्स हो गया, डायफ्राम यही लगा जाता है और इसमें क्या करते हैं? सर्विक्स को कवर किया जाता है। ठीक है, और यानी कि शुक्राणु के एंट्री को रोका जाता है। और क्या करते हैं? इधर से जब शुक्राणु जाएगा तो क्या करेंगे? शुक्राणु के एंट्री को रोका जाता है ना। शुक्राणु को जाने से रोकता है और सर्विक्स क्या करता है? ग्रीवा को बिल्कुल कवर कर देता है। तो यहाँ क्या गर्भाशय में प्रवेश करता है? ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये गर्भाशय के ग्रीवा में प्रवेश करता है? ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ये गर्भाशय के ग्रीवा से ढक देता है? ये बिल्कुल सही होगा, है ना। यह शुक्राणु को प्रवेश को रोकता है? ये भी बिल्कुल सही होगा। एक 3 और 4, एक ऑप्शन नंबर सी में है, इसी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन कि किसी जनसंख्या में उच्च शिशु मृत्यु दर तथा निम्न मृत्यु दर से क्या होगा? इन ए पॉपुलेशन
इन ए पॉपुलेशन हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लो मोर्टेलिटी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट विल लीड उच्च शिशु दर और मृत्यु दर है ना से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो कह रहा है वृद्धि दर में तेजी होगा, बिल्कुल तो नहीं होगा। वृद्धि दर में कमी होगा, ये बिल्कुल होगा, है ना। वृद्धि दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, ये भी नहीं होगा। जनसंख्या विस्फोटक होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जिसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद क्या होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि माताएं बहुत अधिक स्तनपान कराती है, सामान्यतः गर्भधारण नहीं करती, इसका कारण मदर्स हुज ब्रेस्ट फीडिंग मदर हुज ब्रेस्ट फीडिंग मोर डू नॉट कंसीव जनरली बिकॉज यानी कि फीमेल जो है यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, बच्चों को दूध पिलाती है, लेकिन कंसीव नहीं होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है बच्चों क्या कि ओव्यूलेशन को रोक देता है। वो क्या करता है, ओव्यूलेशन को रोक देता है। क्यों रोकता है, क्योंकि जब बच्चे को दूध पिलाती है क्या होगा उसमें एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और उसके बाद जो होता है ना इस अवस्था में क्या होता है प्रोजेस्टेरोन हाई होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हाई होता है और साथ में क्या होता है बच्चे को मिल्क फीडिंग जो कराती है, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन नामक रिलीज होता है, वो भी क्या करता है ओव्यूलेशन को रोक देता है, अंडा बनने नहीं देता है। इसीलिए क्या होता है इस पीरियड के दौरान समय के दौरान क्या कहते हैं यानी कि फीमेल कंसीव नहीं होती है, प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो ठीक है, ये क्या ड्यू टू सेक्रेशन यूनिटरी, ये भी तो नहीं है ना, ड्यू टू एक्सेस सेक्रेशन, ये भी नहीं, सोलो यूट्राइन ट्रांसफर, ये भी नहीं। ये क्या होगा सप्रेशन ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को रोक देता है। इसलिए क्या होता है ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन है बंध्याकरण तकनीकें न्यूनतम पार्श्व प्रभाव वाली है, तथापि यह युगलों के लिए एक अंतिम विकल्प है ना। स्टेलाइजेशन इन टेक्निक हैविंग मिनिमल साइड इफेक्ट बिकॉज कंसीडर लास्ट ऑप्शन, है ना, बिकॉज ऑप्शन कपल्स बिकॉज। बंध्याकरण तकनीक जो है ये क्या कहलाता है, सीधी सी बात ये कहता है कि बंध्याकरण तकनीक जो है क्या कहलाता है, क्या यह एक अस्थायी विधि है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह अस्थायीकरण के कारण इसका उपयोग, यह कम उपयोग होता है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, यह शल्य क्रिया विधि है। ठीक है, यह सर्जिकल मेथड है, बिल्कुल सही है। यह अनेक भागों में सुविधाओं का भाग है, नहीं। तो ये क्या होगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर और तीन। ऑप्शन नंबर एक, ये क्या एक सर्जिकल मेथड है, बिल्कुल सही है। और क्या ये अस्थायी विधि है, ये बिल्कुल सही है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर थ्री क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ जो है यहाँ गलती से यहाँ क्या होना चाहिए वन और थ्री होना चाहिए, यहाँ चार दे दिया है। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होगा वन और थ्री होगा। ठीक है, यह क्या होगा वन और थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ मिस हो गया है ऑप्शन देने में। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में सही कथन है, निम्नलिखित में सही कथन है। यहाँ क्या कहता है पहला ऑप्शन क्या है, हमको ऑप्शन ही चुनना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अंतर गर्भाशय युक्ति प्रयोग करने वाली स्त्री को स्वयं ही प्रविष्ट करना पड़ता है, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं, वो क्या होता है एक डॉक्टर या फिर अच्छे नर्स से लगाना चाहिए। ठीक है, अंतर गर्भाशय युक्ति गर्भाशय में स्पर्म की जीवितता को कम करती है, ये कुछ हद तक सही है। ठीक है, अंतर गर्भाशय युक्ति भ्रूण जन्म को बढ़ाती है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये अंतर्गर्भाशय युक्ति बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, अंतर्गर्भाशय युक्ति बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बिल्कुल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम उसमें बी को देखें तो ये क्या कर रहा है अंतर्गर्भाशय युक्ति गर्भाशय में स्पर्म की जीवितता को कम करती है, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, सटीक आंसर लग रहा है। ठीक है, सही लग रहा है, सही है। और ये यही क्या है बिल्कुल 100% सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है
चिकित्सीय गर्भाशय समापन के संबंध में सही कथन है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर। तो चिकित्सीय गर्भाशय समापन की सलाह प्राय गर्भधारण के प्रथम त्रैमासिक में दी जाती है। ये बिल्कुल सही है। ये एक गर्भ निरोधक विधि है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये एक शल्यक्रिया प्रक्रिया है, हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से एक योग्य चिकित्सक सहायता की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 तो होगा बच्चों, क्या होगा, 1 और 4 तो है। अब हमको यहाँ देखना पड़ेगा 1 और 4 बी में भी है और सी में भी है, बी में भी और सी में भी है, ये दोनों खत्म हो गया। तो अब वहां देखना होगा कि 2 होगा कि यहाँ भी 2 वहां भी 2 है। तो यहाँ तो 2 तो वैसे भी खत्म हो गया, 3 है ना। यहाँ भी 1 2 होगा कि 3 होगा, इसमें कंफ्यूजन है। तो यहाँ हमको देखना होगा, ये गर्भ निरोधक विधि है, ये बिल्कुल होगा ही नहीं। तो क्या होगा, ये 3 होगा। तो क्या होगा इसमें, अब ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1 3 और 4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों, सही होगा। 2 तो बिल्कुल नहीं था ना, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन छांटना पड़ेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा क्या होता है, ये हाई क्वालिटी का ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन है, जैसे नीट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि निरोधात्मक कारणों से कंडोम किस रूप में जाना जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंडोम इज कंसिडर्ड, सीधी सी बात, कंडोम को हम लोग किस रूप में देखते हैं, किस रूप में जानते हैं। तो कंडोम जो है इफेक्टिव बैरियर्स ऑफ सीमेन ट्रांसफर, एबल सीमेन को ट्रांसफर से रोकता है ना, वीर्य संधारण प्रणाली को अवरोधक है ना, सीमेन ट्रांसफर है, बैरियर ऑफ सीमेन ट्रांसफर इफेक्टिव। उसके बाद हवा की जाए पर डो नॉट डिस्टर्ब क्वाइटस, ये क्वाइटस को भी कोई फर्क पड़ने नहीं देता है, बिल्कुल सही बात है। ये स्तन को भी रोकता है, बिल्कुल सही है। और रिड्यूस रिस्क ऑफ एसटीडी, और यानी कि यौन संचालित रोग को भी जोखिम में रोकने से रोकता है, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सब ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनोग्राफी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट अल्ट्रासोनोग्राफी, है ना। अल्ट्रासोनोग्राफी में की वजह से कौन सा कथन बिल्कुल असत्य है। तो इसका प्रयोग गर्भाशय के 14 से 16 सप्ताह में किया जाता है, 14 से 16 सप्ताह में किया जाता है। इसका प्रयोग भ्रूण निर्धारण में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका प्रयोग भ्रूण की स्थिति विकास जानने हेतु में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग हृदय फटने फेफड़ा फटने पता लगाता है, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ के यहाँ नहीं, अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग किसमें भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो लिखा 14-16 सप्ताह, ये बिल्कुल ये गलत है। हम लोग एनी टाइम किसी भी जगह किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, गलत कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी के स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, या तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक शैली, ये क्या है, गर्भ निरोधक शैली जो है, ये भारत में ये क्या है, गैर हार्मोनल है, और एक मुंह से खाने वाला गोली है। ठीक है, ये गैर हार्मोनल है ना, और ये मुंह के द्वारा खाने वाला गर्भ निरोधक है, इट नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि एमनियोस्टेसिस एक विधि है, एमनियोस्टेसिस एक विधि है। तो एमनियोस्टेसिस की विधि जो है, ये भ्रूण के आवश्यक एमिनो अम्ल तो होता ही नहीं उसमें एमिनो अम्ल होता ही नहीं। ठीक है, भ्रूण में असमानताओं को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, भ्रूण के एक इच्छित लिंग टू डिटरमाइन द डिटाइड सेक्स ऑफ फीटस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये लेकिन ये टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये बिल्कुल गलत है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्योंकि भ्रूण का इच्छित लिंग को जांच करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एमनियो एक्सिस करते हैं। ठीक है, वो जब मैंने पहले बताया कि क्या एमनियोटिक कैविटी, और उस कैविटी में क्या रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि परखनाली शिशु के संबंध में सत्य,
तो परक नली में क्या करते हैं, जैसे ये ट्यूब है, इसमें अंडा को डालते हैं, शुक्राणु को डालते हैं, नारियल मिक्स करते हैं, फिर जागर बनता है। जागर बनने के बाद भ्रूण बनता है, और उस भ्रूण को क्या करते हैं, डायरेक्ट गर्भाशय में डायरेक्ट गर्भाशय में स्थानांतरण कर देते हैं। तो यहाँ क्या कहता है, ऑप्शन हमको देखना पड़ेगा कौन सा है, कि माता के जननांग में निषेचन द्वारा परक नली वृद्धि, ये बिल्कुल गलत है ना। जन्म पूर्व शिशु के इन इनक्यूबेटर में रखा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। जननांगों से बाहर निषेचन और गर्भाशय में परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है ना। जननांग से बाहर क्या करते हैं हम लोग, निषेचन करते हैं, और अपने गर्भाशय में बिल्कुल क्या करते हैं, उसको प्रवेश कर दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वही या सही वाक्यांश पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सही लीजिए वीकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल सही है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन एक विमुख, गलत है। कॉपर टी एक अवरोधक विधि है, बेरियर मेथड है, कुछ हद तक सही है। नसबंदी गर्भ निरोधक अस्थायी उपाय है, बिल्कुल गलत है, ये परमानेंट विधि है। तो क्या होगा, सहेलियक साप्ताहिक मुख्य गर्भ निरोधक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किन गर्भ निरोधक तरीके में हार्मोन भूमिका अदा करती है। ये बच्चों सबसे पहले क्या देखेंगे, स्तनपान है ना, लैक्टेशनल हेमोरेजिया पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।